नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन की फाउंडर एंड डायरेक्टर और मेरे साथ है डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, हमारी डायरेक्टर पावर स्क्वायर धृति फाउंडेशन, हमारे एनजीओ का नाम है। और आरती सिंह परिमार जी भी मेरे संग है, वे भी हमारे एनजीओ के डायरेक्टर है। और आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट एडवोकेट सुनीता मैम। वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है और महिला वकील है, प्रतिष्ठित महिला वकील है। उन्होंने कई केस जीते हैं, कई महिलाओं के जीवन को सुधारा है। पर क्योंकि अगर आप एक वंडरफुल वुमन हैं, तो आपको पूरा अधिकार है घर में रहने का, चाहे वो आपके पति का घर हो, चाहे वो आपके पिता का घर हो। तो क्या अगर आपके साथ ऐसी इंसिडेंट्स होती है, क्या आपसे पूछा जाता है कि घर से निकल जाओ, या आपसे कहा जाता है? अगर हाँ, या आपकी जानकारी में यदि कोई ऐसी महिला है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। स्वयं आज हमें गाइड करेंगी और हमें हमारे अधिकारों से अवगत कराएंगी। वे बताएंगी कि महिला का पूरा अधिकार होता है, चाहे उसकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, उस घर में रहने का जिसमें उसने जन्म लिया है या जिसमें उसकी शादी हुई है। तो आइए हम बात करेंगे। मैं सारिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी और आरती जी से भी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि हम सुनीता मैम से बात कर सके। नमस्कार सुनीता मैम, मैं डायरेक्टर डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, पावर स्क्वायर धृति फाउंडेशन से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आज जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि हम यहाँ पर आज कई ऐसे हम प्रॉब्लम जो चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं अपनी बात कह नहीं पाती हैं, या तो उनके साथ में कुछ ऐसे वायलेंस हो रहे हैं, या उनके साथ में कुछ ऐसा प्रेशर किया जा रहा है कि जिसकी वजह से महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती हैं, और वो उनको घर से निकलने के लिए धमकी दी जाती है, या घर से तो कुछ मुझे भी ऐसे इन सब जो टॉपिक है, ये महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक महिलाओं का यहाँ पर कहते हैं ना कि कंधा से कंधा मिलाकर चलना, तो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो उस संभावना को हम देखते हुए, क्योंकि हमारी जो पावर स्क्वायर धृति फाउंडेशन है उसका मिशन ही यही है कि महिलाओं को सम्मान देना। तो महिलाओं को सम्मान तभी मिल सकता है जब उनको हमारे इस इंडिया में जो लॉ है कैसे वो अडॉप्ट कर सकती हैं, कैसे एक वकील से कांटेक्ट कर सकती हैं जो सफर कर रही हैं महिलाएं, और किस तरह से हम यहाँ पर उस जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की एक चुनौती है जो वो कर पाएंगी, फेस कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुनीता मैम। मुझे आशा है कि आज उन सब महिलाओं को एक यहाँ पर साफ सुथरा जवाब मिलेगा और उनको एक राह मिलेगी शायद समाज के सामने अपनी समस्या लाने के लिए। तो धन्यवाद। नमस्कार, मैं आरती सिंह परमार, मैं पावर स्क्वायर धृति फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। हमने ये एनजीओ स्टार्ट ही इसलिए किया था ताकि समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़े और उनको ये पता चले कि क्या राइट्स उनके पास हैं, जिनके सपोर्ट से वो अपने अगेंस्ट आने वाली जो समाज की प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके लड़ सकती हैं। तो ये मीटिंग का उद्देश्य यही है कि ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें छोटी छोटी बातों पे भी कभी कभी वुमेन्स को बोल देते हैं कि घर से आप निकल जाओ, या फिर उनको फोर्स किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है ताकि वो घर छोड़ के चली जाएं। तो ऐसी कंडीशन में कौन से लॉज उनको इस चीज की नॉलेज हो कि कौन से लॉज हैं जिससे वो अपनी सिचुएशन में फेस कर सकती हैं, उनसे लड़ सकती हैं। तो मेरी मैम से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि जो महिलाएं हैं जो ये वीडियोस देखेंगी उनको इससे हेल्प मिले। तो मैम प्लीज स्टार्ट कीजिए। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैम, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमें गाइड करें। थैंक यू। आप सबको नमस्कार, और जो भी वीडियो हमारे देखेंगे व्यूअर्स उन सबको भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज युवा दिवस भी है, तो आज यूथ डे के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जैसे यूथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने द्युति फाउंडेशन का, पावर स्क्वाड का ये एनजीओ के थ्रू आप अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं,
और मेरा ये मानना है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कानून बने हुए हैं हमारे देश में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करने का आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ राइट टू रिसाइड के बारे में हमें बात करनी है आज यहाँ। तो ये जो है हमारा जो ये राइट टू रिसाइड आता है बेसिकली इसमें अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एक है पीस ऑफ लेजिस्लेशन कह लें या एक्ट कह लें, जो हमारा है वुमेन के लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की एक्ट है। तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें ये कहा जाता है, और इस एक्ट की यूनिकनेस ये है कि इसमें हम सिविल राइट्स को जो भी है ना, सिविल राइट्स है जैसे कि रहने का, जैसे हम राइट टू रिसाइड की बात कर रहे हैं, या और भी इसमें जितने भी मॉनिटरी नेचर के जैसे इकोनॉमिक वायलेंस होते हैं, जैसे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, या जो फिजिकल वायलेंस होते हैं, हाथ उठाना, ये सब चीज़, और इकोनॉमिकल वायलेंस हो गया, और क्या वायलेंस हो सकता है, मतलब इस तरह जितनी भी तरह की वायलेंस है ना, मेंटल टॉर्चर हुआ, वो सारे वायलेंस इसमें कवर होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो ऐसा नहीं है, मतलब क्रिमिनल नेचर के तो नहीं है, बट इसमें क्या है ना, सिविल राइट्स, जैसे हमें पैसे नहीं मिल रहे, मतलब सिविल राइट्स को हम क्रिमिनल मतलब सीआरपीसी जो है वो क्रिमिनल जितने भी राइट्स को उस प्रोसीजर के अंडर हम उसके अंडर केस फाइल करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा यूनिक एक्ट है जिसमें हम सिविल राइट्स को भी सीआरपीसी के अंडर जा करके इसको कंप्लेन कर सकते हैं और हमें रेमेडी हमें मिल सकती है। तो इसमें क्या है कि हम बेसिकली सेक्शन 17 को डील करेंगे, और सेक्शन 17 जो है यही हमें कहता है, सेक्शन 17 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट talks about right to reside in a shared household। ठीक है, तो ये बस बहुत छोटा सा है, 2 छोटे छोटे इसके क्लॉजेज हैं। तो ये कहता है, एक बार मैं आपके सुविधा के लिए एक बार रीड भी कर देती हूँ। इसमें ये कहा गया है कि एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शैल हैव द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड। ठीक है, and she can reside irrespective of whether she has any right, title or any beneficiary interest in the household। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें आपको कुछ चीजें जो टर्म्स यूज की गई हैं, जैसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, जैसे शेयर्ड हाउसहोल्ड है, इन सब की मीनिंग आपको आनी चाहिए। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, तो इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगी। और इसमें एक एग्रीव्ड पर्सन, जैसे एग्रीव्ड पर्सन का जब भी मतलब आएगा इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उसका मतलब होगा विमेन से, विक्टिम से मतलब होगा एग्रीव्ड पर्सन। और ये बेसिकली ये इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लेडीज के लिए है एक्ट। तो एग्रीव्ड पर्सन मीन्स वुमेन ओनली, द विक्टिम, जिसके साथ ऐसा वायलेंस हो गया है किसी भी नेचर का। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ राइट तो ये कह रहा है कि एग्री पर्सन वही हुआ, एनी वुमन हु इज रेस्पोंडेंट। ठीक है, जो रेस्पोंडेंट का मतलब हुआ जो अपोजिट पर्सन, द हस्बैंड कह लो, या जो दूसरा आदमी जो भी उसके साथ है। ठीक है, हु हैज बीन, जो कि उसके साथ जो एलेज कर रहा है कि जिसको वो एलेज कर रही है कि शी इज बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एग्री पर्सन का मीनिंग क्लियर है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब होगा कोई भी रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स। ठीक है ना, who live और who have lived together, जो साथ में रह रहे हैं या रह चुके हैं। ठीक है, हो सकता है उसको निकाल दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल वो पहले रहते थे, तो वो भी वही डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कहलाएंगे। और इसमें कहा जाता है कि इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड वेयर दे आर रिलेटेड। अब कैसे रिलेटेड है? दे माइट बी रिलेटेड कंजैगिनिटी से, उनका खून का रिश्ता हो सकता है। ठीक है, दूसरा है मैरिज, शादी के थ्रू। थर्ड है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, लाइक लिव इन रिलेशनशिप में, लिव इन में भी लोग रहते हैं ना। और उसके बाद है फैमिली मेंबर्स, या जैसे लिव इन रिलेशन हुआ, या एडॉप्शन, कोई अडॉप्ट करके रखता है अपनी किसी लड़की को, है ना,
तो वो सारे भी कवर होंगे, वो सारे डोमेस्टिक रिलेशन में ही आएंगे। और फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब ये चारों, ये सारी चीजें कवर हो गई। अब उसके बाद है नेक्स्ट चीज जो है हमारा शेयर्ड हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड कैसा होना चाहिए? शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि एक इट माइट बी ओन्ड, इट माइट बी ऑफ जॉइंट फैमिली, या ऐसा कोई रेंट घर हो, फैमिली का वो प्रॉपर्टी है, बट उसमें से कोई एक बंदा उसका मेंबर है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें जरूरी नहीं है कि वो ओनर ही हो, किसी भी तरह से उसका राइट, मतलब हो सकता है उसका राइट भी हो, ओके, लाइक जॉइंटली या सिंगली, और दे हैव एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और इक्विटी, या नहीं भी हो लेकिन वो लोग साथ रह रहे हैं, ठीक है। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रिलेटिव का मतलब होता है कि वो भी सेक्शन 2Q में डिफाइंड है कि रिलेटिव का मतलब रिलेटिव ऑफ मेल, जो मेल मेंबर रहते हैं ना, उनके रिलेटिव से मतलब है रिलेटिव ऑफ अ मेल। तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो रिलेटिव जो है वो फीमेल भी हो सकती है, राइट। तो अगर किसी अब हम आते हैं बैक टू, ये तो बहुत आगे हो जाएगा हम अगर इतना डिस्कस करने लगे। तो अब ये जो मैंडेटरी प्रोविजन है हमारा, अब आपको समझ में आ जाएगा सेक्शन 17 क्या कह रहा है। कि सेक्शन 17 कह रहा है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being, shall have the right to reside in the shared household whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same। बिल्कुल क्लियर हो गया कि हो नॉट मतलब कुछ भी इस यहाँ कंटेंट है चाहे नहीं है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम, जितने भी लॉ हैं उसमें नहीं है कंटेंट, मतलब वो अगर मतलब कि जितने भी है उसमें अगर किसी बात के होते हुए भी अगर कुछ दूसरी बात है भी, तो भी कि जितनी भी वुमेन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उनको शैल हैव, शैल का मतलब मैंडेटरी प्रोविजन, में और शैल का बहुत महत्व होता है लॉ में। कहीं भी शैल का मतलब है कि मस्ट, ठीक है। शैल का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन नहीं, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, शैल हैव द राइट टू रिसाइड, उनको राइट है बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें कही गई है द एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन मींस द विक्टिम, द वुमेन, है ना। द एग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड or any part of it by the respondent, respondent मतलब जो उसके पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है वो पर्सन, by the respondent save in accordance with the procedure established by law, मतलब वही अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग अगर कुछ आया है कोर्ट के इंटरफेरेंस के थ्रू, ऐसा कुछ ऑर्डर आया है कि उसको निकालना है या जो भी तरीका होता है ना, उसके मतलब नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि नहीं निकाला सकता ना, तो उसको उसकी आप ये मना नहीं कर सकते आप ये पार्ट यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। क्लियर लिखा हुआ है कि शैल नॉट बी एविक्टेड और एक्सक्लूडेड, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब है कि अगर मान लो ऐसा किसी के साथ होता है, अगर मान लो कोई निकालता है या निकालने, हमारा ये तो क्लियर हो गया कि ये राइट है, ठीक है। तो हमारे ना रूल 8 है, रूल 8 में इसके बाद मतलब बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, और इसमें यह है कि अगर मान लो जबरदस्ती हमें निकाल दिया जाता तो हम क्या करें। तो बहुत सारे ना रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हमें सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। और इसको डिटेल में अगर करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात आएगी, सर्विस कि हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 12 में कि हमें निकाला होते हैं, मॉनिटरी रिलीफ होती है। तो उसके अंतर्गत होता है कि अब ये मजिस्ट्रेट पे है, अब केस आगे बढ़ेगी, पहले तो नोटिस भेजा जाएगा, दोनों आएंगे, फिर उसमें बात होगी तो क्या वो उनको क्या रिलीफ दे सकते हैं। हो सकता है कि उनको प्रोवाइड किया जाए सेम वैसा शेयर्ड एकोमोडेशन जैसा है, वो दूसरा एकोमोडेशन प्रोवाइड कर दें, या जो भी है वो तो, या वो ये भी ऑर्डर करने का मजिस्ट्रेट को अधिकार होता है, मतलब राइट है कि वो
अथॉरिटी होती है, आई मीन टू से कि आप जो उसको परेशान कर रहा है लेडी को, उसको ही बोले आप वहां नहीं जाओ, उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर बोलते हैं कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए जा सकती है। और इस तरह के ऑर्डर्स के अगर देखें तो फिर वो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि भले वो अडॉप्टेड है या वो लिव इन में रह रही है, आप उसको नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, उसको राइट हो या नहीं हो। अगर जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है, भले अगर रेंटेड है तो भी, ओन्ड है तो भी, अगर आप साथ रह रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशन में हैं, शिप में हैं, तो आपको निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर निकालते हैं तो फाइल कर सकती है। और इसके लिए बहुत वेरियस फॉर्म्स अवेलेबल है। फॉर्म 2 में कंप्लेंट फाइल होती है। ये हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही एक है, छोटी सी है, पतली सी एक्ट है, उसमें ही फॉर्म्स भी दिए हुए हैं। तो फॉर्म 2 के अंदर पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आप सारी जो भी है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके साथ क्या किया गया, निकाला गया क्या किया, कि किस उसका नाम, एड्रेस, व्हाटएवर जो भी है, वो सारा डिटेल्स भर के आपको साइन करके कंप्लेंट फाइल करना होता है। तो इसमें एक मतलब दिया गया है एक हमें। तो मैं यही अपील करूंगी कि जितनी भी, मतलब मैं अपने जहां भी सेशंस लेती हूँ मैं जरूर बोलती हूँ कि जितने भी सिटीजन्स हैं, खास करके वुमेन, हमारे जो देश की महिलाएं हैं, उनको 2-3 तो जरूर, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। आप जरूर पढ़ें अपने लाइफ टाइम में, क्या 1 या 2 बार तो जरूर पढ़ें, कुछ तो नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है कि लीगल टर्म्स है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कुछ पढ़िए, हिंदी में, इंग्लिश में उपलब्ध है, डिगलॉट एडिशन उपलब्ध है जिसमें 1 पेज हिंदी में लिखा होता है, 1 पेज इंग्लिश में लिखा होता है। आप जरूर पढ़ें। आपको आप अपने राइट्स से, आपके क्या अधिकार है, आप उससे अवगत होंगी। फिर गवर्नेंस कैसे, गवर्नमेंट कैसे रन करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। एंड पॉश एक्ट भी, पॉश करती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। क्या आप वर्क प्लेस पे जाते हैं तो किस, अब सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके साथ हो रहा, पहले तो उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये एक्ट ऐसा हुआ तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल नेचर का हैरेसमेंट है, तो उसको पहले तो वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी आप कुछ एक्शन ले पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक लॉज हैं जो कि मुझे लगता है हर वुमेन को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये बोलूंगी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि नॉलेज इज पावर, यू नो, जो हम लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं, दैट इज नॉलेज। वी आर शेयरिंग नॉलेज ओनली एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग आवर फीमेल काउंटर पार्ट, या फीमेल का ये सारी इंफॉर्मेशन तो मेल के लिए भी जरूरी है। क्या पता किसी की बहन के साथ, किसी के फ्रेंड के साथ, किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उनको पता होगा कि हाँ ऐसा कोई कानून सच में है जिसके अंतर्गत हम ये किसी को घर से निकाला जा रहा है, तो बताना होगा नहीं। और सबसे पहली बात मुझे ये लगता है, जिस भी महिला को के साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने, अभी मैंने बोला ना नॉलेज इज पावर, तो उनको पता होगा पहले कि हाँ ये मुझे ये अधिकार है, तो उतना पड़ेगा। शी हैव टू पुट इन एफर्ट और शी हैज टू गैदर करेज टू स्पीक आउट फॉर हरसेल्फ कि नो यू कैन नॉट डू दिस, मुझे अधिकार है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मोर देन 50% ऑफ टाइम तो कि अच्छा इसको पता है, सामने वाला भी समझ में आ जाए कि अरे इसको तो पता है, शी इज अवेयर अबाउट हर राइट्स, तो नहीं आगे ही नहीं बढ़ेंगे वो। फिर तो हो सकता है इसी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, when you will speak out for yourself, you are coming for yourself, for your rights, then in a way you are inspiring so many other females also. हो सकता है बहुत सारी लेडीज ऐसे they might be going through this kind of violence, जब उनको पता लगेगा तो she will come, वो दूसरे लोग भी सामने आएंगे, ठीक है, तो हम उतने लोगों को राह दिखाएंगे, फिर उनके लिए भी हम टॉर्च बेरर बन सकते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता, क्या पता कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। सो दिस इज, अब यही है। तो माय मैसेज, क्लियर मैसेज इज दैट कि स्टे अवेयर एंड इक्विप योरसेल्फ विद द नॉलेज ऑफ योर राइट्स सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और अपने लिए आप आवाज उठा सकती हैं।
प्रियंका जी बस इतना ही है इसमें, अगर राइट टू रिसाइड पे अगर हम बात करें तो। मैम एक क्वेश्चन मेरे मन में है, जो हाँ जी। आपने बताया मैंने सुना ध्यान से और जितना मैं समझ पाई, फिर भी एक क्वेश्चन रह गया मन में हाँ कि जी। अगर कोई फीमेल फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए लाइक अपनी सिटी से बाहर जाती है या कंट्री से भी बाहर किसी रिलेटिव के यहाँ 1 साल 2 साल जॉब के लिए या स्टडी के लिए स्टे करती है, और उस टाइम पे अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या हो सकता है? नहीं, ऐसी सिचुएशन आती तो लेकिन वो रह तो वहीं रही है ना, वो तो टेम्पररी आउट ऑफ स्टेशन गई है, तो ना शी हैज द राइट, उसका राइट है उस घर में रहने का, आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे इसमें था ना, एक मैंने बताया था लिविंग और लिव टुगेदर, वो चीज आया था, है ना, ये कि एक था ना पॉइंट मैंने बनाया था, हाँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर, है ना, ये सेक्शन 2F में है डिफाइंड, तो वो तो आएगा, वो तो काउंट होगा ही कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर गई है, 1 साल 2 साल के लिए, क्या 5 साल के, अब स्टडी के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, 4-5 साल के बाद आते हैं, तो थोड़ी ना आएंगे तो आप उनको भगा दोगे घर से कि आप चले गए थे तो आपको हम नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी तो तभी निकाल सकते हैं एज पर दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर लॉ में ऐसा कहीं है कि हाँ आप उसको निकालना है, तब जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा जो सीनियर सिटीजनशिप की एक्ट होती है, उसमें क्लियर है कि अगर माँ बाप को बेदखल करने का अधिकार होता है, अगर बच्चे उनके घर में हैं, उन्हीं का ही घर है और उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं और उन्हीं को इंसल्ट कर, तो माँ बाप को ये अधिकार है कि वो बेदखल कर सकते हैं। वो मतलब वही है, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, है ना, नॉट इलीगल है, ऐसे आपको कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, क्लियर है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ जी, हाँ, सारिका जी, आरती जी और अंजना जी, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सुनीता मैम, काफी अच्छी, मतलब हम लोग को ये काफी सेक्शन के बारे में नहीं पता था, इन सब चीजों का, जो एक पर्टिकुलर लॉ है, लॉ के नेम नहीं पता होते हैं, कुछ नहीं पता होता है कि हम, जैसा कि प्रियंका जी ने पूछा कि वो बाहर चली जाती है तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है। तो जैसे आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस आए होंगे, शायद आपकी नॉलेज में जो केसेस होंगे इससे रिलेटेड, कभी ऐसा कोई केस आया है? देखिए, एक बार एक मैटर था, उसमें था कि उसको तो, लड़की को तो इतना मारा ना कि वो बिल्कुल एक कोने में थी, बिल्कुल मतलब उतना बड़ा घर है उसका, 3-4 BHK का घर है, और वो कॉर्नर में उसको इतना, मतलब अब वो है भी नहीं, अब वो हस्बैंड से कैसे जीतेगी, बच्चे छोटे छोटे, तो उसने तो रूम बंद कर लिया था बिल्कुल अपना कॉर्नर में। बोले कि मेरे पास इतना, मैम मेरे को एकदम ताकत नहीं थी कि मैं उठ के ये करती, किसी तरह गेट, मतलब उसका एकदम गला पे चढ़ गया था लिटरली बंदा। तो फिर उसका बेटा था, उसने डोर नॉक करके बाहर, कोई जब ये लोग आ गए बाहर से पड़ोसी वगैरह, तब उसको बचाया गया और 100 नंबर पे फोन किया सबसे पहले तो। अच्छा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी है, अभी मुझे 1091 है, 1091 भी है, हाँ, और शायद 1091 है, और मैं कंफर्म करके ही बता दूंगी कभी आप लोगों को, आप वो कर लेना। और ये 100 नंबर तो है ही, ठीक है। और इसमें ये है कि पुलिस तो आती है और वुमेन को फेवर करती है आपको। वो तो कभी भी देखिए, भगवान ने वुमेन को बहुत ही मतलब फिजिकली थोड़ा सा वीक बनाया है, वो तो है ही। अगर कोई बंदा ओवर पावर कर ले तो नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे, हम कितना, लेकिन वही है कि मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत जरूरत है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना, तभी आप अपने राइट्स को वो यूज कर पाओगे। हाँ, मैं बता रही थी, तो उसमें उन्होंने एक्शन लिया था, तो उनको हेल्प भी मिली थी फिर, क्योंकि ये तो, क्योंकि निशान वगैरह है, पुलिस फोटो खींच के ले जाती है ना, MLC भी होती है। अगर ज्यादा चोट लगी है तो उसका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, और बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो फिर कैमरा प्रोसीडिंग्स भी अलाउड है, कि मतलब इतना ज्यादा वो डर गई है वुमेन कि उसका हस्बैंड सामने आ रहा, तो पैनिक हो जा रही है, तो फिर वो कैमरा प्रोसीडिंग्स के थ्रू भी कोर्ट्स में काम होते हैं, ताकि वो सामने आ जाएगा तो फिर उसको ट्रॉमेटिक हो जाएंगी। तो ये सब भी प्रोविजन है। ये एक्चुअली बहुत लंबा, अगर हम ये, मैंने तो एक बार किया था, ये पूरा ही सेशन लिया था इस पूरे एक्ट पे, तो अगर पूरा ही हम करेंगे तो इट विल टेक मिनिमम 40 to 45 मिनट्स। अगर हम थोड़ा भी सारे प्रोविजंस को बोलो, ये तो हमें सिर्फ एक ही सेक्शन आज मतलब आपने बोला था सिर्फ राइट टू रिसाइड हमें
बता देंगे, तो उस पे था ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जितनी भी मैंने बताई आपको। और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। अगर किसी वुमेन को घर में मतलब वर्बल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको डेली बोला जाता है कि तुम घर से निकल जाओ, या उसको लड़ाई मारा तो नहीं जाता, लेकिन उसको टॉर्चर किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू, तो इस कंडीशन में जब उसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या फिर उसे कानून से कोई हेल्प मिल सकती है? मतलब वो तो फिर अब्यूज हो गया ना, अब्यूज हो गया, वो तो हाँ, अब्यूज किया जा रहा है एवरीडे, तो वो भी तो हैरेसमेंट में आएगा ही ना। बट जैसे उसको मतलब ये चीज को प्रूफ करने के लिए उसके पास प्रूफ करने के लिए तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, बीटिंग, स्लैपिंग, हिटिंग, है ना, बाइटिंग, किकिंग, पंचिंग, पुशिंग, है ना, कॉजिंग बॉडीली पेन और इंजरी इन एनी मैनर, ठीक है। सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, पोर्नोग्राफी शो किया, इस तरह के जो सेक्सुअल नेचर के हैं। वर्बल और इमोशनल वायलेंस होता है, इंसल्ट, नेम कॉलिंग, एक्यूजेशंस ऑन योर कैरेक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टर और कंडक्ट, इंसल्ट्स फॉर नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, ये भी बहुत है हमारे देश में, बहुत ज्यादा, इंसल्ट्स फॉर नॉट ब्रिंगिंग डाउरी एक्सेट्रा, ठीक है ना, preventing you or a child in your custody from attending school, college or any other educational institution, ठीक है, preventing you from taking up a job, ये भी होता है, नहीं तुमको मेरे ही टुकड़ों पे पलो, जॉब भी नहीं करने देंगे, ठीक है ना, और forcing you to leave your job, this is also a, जो हम बात कर रहे हैं verbal abuse, जो आप जो बात कर रहे हो that is verbal abuse है वो, ठीक है ना। Preventing you from meeting any person in the normal course of events, होता है ना कि आप मायके मत जाओ उससे मत मिलो, अपनी फ्रेंड से मत मिलो, ऐसा भी होता है बहुत। ये सब ये देखिए, आपको लगता है इस तरह के कानून बनाने की जरूरत है पढ़े लिखे देश में? जरूरत है? नहीं है। ये सब बिहेवियरल इश्यू है। अगर आप अपना बिहेवियर सही रखोगे तो क्यों सरकार ऐसे कानून बनाएगी? Like forcing you to get married when you do not want to marry, ये unmarried women के लिए है। Preventing you from marrying a person of your own choice, ठीक है। Forcing you to marry a particular person of his or their own choice, ठीक है। Threat to commit suicide, any other verbal or emotional अब्यूज, ये सारे जितने भी अब्यूज हैं ना इस तरह के, जो आपने पूछा ना कि ऐसे, तो इतने सारे हैं, ये सारे कवर होंगे। इसके अलावा उन्होंने तो वो तो खुला है, ऐसा नहीं, इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट तरह के कुछ और आएंगे। अब तो वर्चुअल नेचर के भी, वो सब भी, अगर वर्चुअली भी फोन पर भी आप उसको अब्यूज कर रहे हो तो वो भी कवर होंगे अब, क्योंकि अब तो डिजिटल एरा है तो वो सारा ही कवर होगा। तो ये सारा है। ओके, और कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, मैं मेंटल हेल्थ पे, तो ऐसे लोग हैं जो अब्यूज करते हैं या घर से निकलने की धमकी देते हैं, तो हम वहां पर क्या मेंटल एक एनजीओ की तरफ कि क्या उनके लिए एक मेंटल हेल्थ का एक वर्कशॉप करवाना चाहिए, जैसे क्या सजेस्ट आप कर सकते हो? एक मैं ये भी बोलूंगी, आप कहीं भी देखो इस तरह का कोई हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाने की कोशिश करो। देखो, एक हमारे इस एक्ट में ही है, इस एक्ट के लिए आप लोग भी बहुत काम कर सकते। जैसे आप नोट कर लो, आप ये खरीद के बुक पढ़ लेना। एक सेक्शन 2R में है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। एक सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 10 में क्या बताता है कि जैसे कि जितने भी रूल्स हैं इसमें ना, एक तो एक्ट के सारे सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें, और कि इसमें किस एक्ट में क्या करना है। उसके बाद रूल्स भी प्रोवाइडेड है, 8-10 रूल्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के रूल्स हैं। तो इसमें बहुत सारे, इसमें ये है कि जैसे आपकी सोसाइटी भी रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट या कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये दोनों में से किसी एक में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे आपकी जो पावर स्क्वायर ड्यूटी फाउंडेशन है, दैट इज बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, है ना। तो इसमें क्लियर मैं पढ़ देती हूँ एक बार, देखिए। सब्जेक्ट टू सच रूल्स
as may be made in this behalf, any voluntary association (1860) or a company registered under the Companies Act 1956 or any other law for the time being in force with the objective of protecting the rights and interests of women by any lawful means, including providing of legal aid, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government as a service provider for the purpose of this act. कहने का मतलब इस पर्पस के लिए, जिस एक्ट के पर्पस के लिए कि आप चाहते हैं कि आप हेल्प करें ऐसी महिलाओं की, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं अपने फर्म को। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि ये या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हो या कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या किसी और एक्ट। तो द्युति फाउंडेशन इज वेरी मच अंडर कंपनीज एक्ट, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो आप इसको तो आप अपने आप को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के मतलब सर्विस प्रोवाइडर के लिस्ट में आपकी इस पर्पस से हम, तो फिर आप स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा ना, तो आपको कहीं वो रेफर कर सकते हैं कुछ, या आप खुद कोई ऐसी महिलाएं मेरे होंगी तो आप उनके बिहाफ पे आप केस रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सर्विस प्रोवाइडर कहलाएंगे। तो ये है इसमें दिया हुआ है और भी कि आप जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यू कैन रिकॉर्ड डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। इस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग और रूल्स दिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग ना DIR बोलते हैं। तो वो उसके थ्रू आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर आपको ना प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास लेकर जा सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो है, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होते हैं, अगेन अनदर टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको सरकार डिस्ट्रिक्ट्स में उनको इस एक्ट के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर नाम दिया है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ये ही बनाते हैं बेसिकली DIR। इनके पास रिपोर्ट, इनके पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, फिर ये लेकर के जाते हैं कोर्ट में ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइडर अगर बन जाएंगे तो यू कैन ऑल्सो फाइल केसेस एंड यू कैन ऑल्सो हेल्प सच वुमेन एंड सच एग्रीड पर्संस एंड सच विक्टिम्स। तो जितने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर तो आप सारा कर ही पाएंगे। अगर सर्विस प्रोवाइडर बनने पे और भी इसमें जैसे है ना वुमेन राइट्स, और आप क्या बात कर रहे थे, मेडिकल कैंप लगाने की बात कर रहे थे ना, मेंटल इसके, हाँ तो वो तो कर ही सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ, ये इसके तो आप केस भी फाइल कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए तो कैंप कभी भी लगा सकते हैं। काउंसलर्स होते, इसमें काउंसलर्स भी किए जाते हैं, काउंसलर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले तो कोई भी इस तरह का मैटर होता है ना, देखिए जनरली ये फैमिली मैटर्स ही होते हैं, तो सबसे पहले तो काउंसलर की ही उनकी ही रोल आती है। तो दे ट्राई टू reconcile the matter in between, they just try to make settlements किसी तरह का, they can whether we can come on any kind of settlement or not। तो सबसे पहले तो इसी पे ही कोर्ट जोर देती है कि रिकंसाइल हो जाए मैटर। इसके बाद मेडिएशन, मतलब जो भी है किसी तरह से हो जाए। उसके बाद अगर नहीं हो सकता है मामला, तब तो फैसला लेना ही पड़ता है। आई होप सारिका जी आपने DIR बताया, DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। हाँ, मतलब ये डोमेस्टिक, वो शॉर्ट में हम कहते हैं उसको, जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार, मतलब आप लोग भी तैयार कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसे आ जाए इस तरह के मतलब कंप्लेंट्स या कुछ, तो फिर आप कर सकते हैं। यस मैम, जैसा कि मैंने एक स्टडी पढ़ी थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसमें कि उनका जो डेटा था $50 साल की रेंज में है। उन्होंने अपना वो डोमेस्टिक वायलेंस पे रिपोर्ट किया, जबकि BBC और अदर जो है उन्होंने बताया कि ये 1 लाख तो बहुत कम है, ये तो केवल नॉमिनल है, शायद इससे कहीं ज्यादा डेटा हो सकता है, क्योंकि अभी मतलब वो पब्लिकली नहीं है, वो रिपोर्टेड नहीं है।
लेकिन जब रिपोर्ट और थोड़ी बड़ी देखा गया तो 2020 के बाद 2021 में सबसे अधिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा पीरियड था जब 2 या 3 महीने लोग साथ में रहे, वहां पर लोगों की ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस उस टाइम हुए हैं, और रिपोर्ट उस टाइम तो हुआ नहीं, वो रिपोर्ट हुए हैं 2021 में। तो जहां तक ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या लिटरेसी, पहले कहा जाता था कि लिटरेसी इलिटरेट है वहां हो रहा है, बट ये जो रिपोर्ट आगे आई है वो जितने लिटरेट पर्सन थे यानी जो वर्किंग थे उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम आई है। तो कभी मतलब ऐसे केसेस हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसे केसेस? ऑब्वियसली होते ही है, बहुत होता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो इलिटरेसी का हम बात करते हैं ना, जो इलिटरेट लेडीज होती है वो ज्यादा मतलब वो बोल देती हैं, यस, वो अपने आप को डिफेंड करती हैं, जो मुझे लगता है। आप देखो जो मजदूर वगैरह अपने आप को तैयार रहती है, हाँ, लेकिन जो कुछ ऐसा तबका होता है जिनको यही सिखाया जाता है बचपन से कि आपका ये घर है, आपको जवाब नहीं देना है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बहू बनने का संस्कार और ये सब वो सब, तो वो बहुत दिनों तक वो सफर करते हैं, अपना आप को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। वो मेंटली भी बहुत ज्यादा, जो आरती मैडम ने बोला था कि वर्बल अब्यूज की बात, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप मतलब अगर आप घर में रह रहे हो तो अरे पढ़ी लिखी होकर के ये घर में बैठी हुई, अगर वो काम कर रही है तो बाहर तो जाती है ऐसे घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ये थोड़ी ना काम करती है, ठीक है। मतलब ये सब एक तरह से टॉर्चर है ना। आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो, आप उस माहौल में, आप घर में आप क्यों रहते हो, शांति से सुकून से रहना चाहो, ठीक है। आपको सोचो ना, कोई हमेशा ये बोल रहा है घर में पढ़ी लिखी हो गई, कैसा लगेगा जब बाहर जा रहे हो। तो अब बाहर जा रहे हो तो भाई आप आ जाओ घर में, हमें ये काम था, हम खाना कैसे निकालें, कौन खाना निकालेगा, ठीक है। तो आप बता दो भाई, बच्चों से फोन करवाया जा रहा है कि बोल दो मम्मी को खाना कौन निकाल के देगा यहाँ। अरे खाना बना हुआ है, आप इतने भी बीमार नहीं हैं, आप निकाल के खुद खा सकते हो। ये सब छोटी छोटी चीजें जो ना वो पर्पसली टॉर्चर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, आप जो हाउस हेल्प रखते हो उसको भड़काना, ये भी होता है। उसको भड़का रहे हैं कि अरे अपने कर लेगी, छोड़ो ना, ये क्या है, क्यों नहीं कर रही, देगी, ये काट के छिलके नहीं देगी क्या, फल काट के नहीं देगी, इस तरह के भी छोटे छोटे। अगर एवरी डे अगर ये सब चीजें हो तो क्या होगा। अगर आप कोई हाउस हेल्प रख रहे हो, उसको कोई आपका ही फैमिली मेंबर उसको भगा दे रहा है कि भाई वो क्यों, उसको हेल्प मिलेगा तो काम करेगी, आउट ऑफ जेलसी कह लो, या आउट ऑफ एक विकृत मानसिकता के लोग, मैं तो यही बोलूंगी कि उनकी मानसिकता ही अजीब है, ठीक है ना। वो किसी भी स्थिति में शायद खुद ही खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो सामने वाले को, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इस तरह के बड़े घरों में भी बहुत आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत सारा मेरे पास कॉल्स आता है, बट दे आर नॉट रेडी मैम, बट मैं केस भी नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये तो ऐसा काम है, प्रो बोनो टाइप्स काम होता है। और मेरे से बहुत सारे लोग बस बात करके, मैम थैंक यू मैम, आपने बोला तो बहुत अच्छा लगा, हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी है, मतलब उनको बात करके, उनको बस बात करने के लिए चाहिए कि हाँ मैंने जब क्लोज लोग होते हैं तो हो ही जाता है कि ठीक है। लेकिन हम लोग जो बिल्कुल ऐसे भी किसी के थ्रू आते हैं तो फिर हम नहीं बोलते हैं कि आप क्यों करो, मैटर सॉर्ट आउट करो, आपस में बात करो, है ना, बातचीत करो। जो आपके मायके के या इधर के लोग, ऐसे तो जनरली मैरिड में ज्यादा होता है, लेकिन बहुत होता है ससुराल वालों की तरफ से बहुत, हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पर महिलाएं भी ऐसे करती हैं, लेकिन अभी भी परसेंटेज कम है। मैं तो यही बोलूंगी, जो आप बोल रहे हो ना, जो एलिट क्लास में पढ़े लिखे लोगों में, ससुराल वालों की तरफ से आप देखो, जो लड़की आती है अपना घर छोड़ के, उसको हमेशा से यही ग्रूम किया जाता है कि भाई वहां तुमको ऐसे, जो हम लोगों के समय में भी यही था। तो हम लोगों के जो एज ग्रुप के जितने लोग हैं ना, ज्यादातर भुक्तभोगी हैं। लेकिन अब जो हमारे बाद जो जनरेशन आ रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। I don't find that this is negative thing. They should be empowered enough. वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रही, इसलिए थोड़ी ना कर रही हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं, जो मुझे लगता है ऐसा,
एंड मतलब ऐसा नहीं है, मैं नो ऑफेंस टू द अदर जो भी है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता हैं, जितना लड़के पे अगर लड़के वाले के माता पिता खर्च कर रहे हैं तो लड़की पे भी तो खर्च कर रहे हैं वो जी। और जब वो वहां से जब ऐसा ठीक ऐसा दस्तूर है अपने मदर फादर। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है कि तुम अपने मायके बात नहीं करोगी, ठीक है, हाँ अपने फ्रेंड से मिंगल नहीं होगी, यस, इस तरह की भी बहुत आती है। तो अब तुम यू आर डैमेजिंग हर मेंटल पीस, यस, ठीक है ना, और अपने सामने आप उसको कंफर्टेबल फील नहीं करवाते हो। अब हर समय वो रेडी रहेगी, नाश्ता का करना है रेडी, फिर खाना का करना है, उसके बाद अगर उसमें भी थोड़ा लेट हो जाएगा तो किसी का मुंह फुल, अगर उस लेडी को भूख लगी है, जल्दी भूख लग किसी वजह से मान लो उसको भूख लगी है, अगर वो पहले खा लेगी तो हंगामा। अरे यार तुम साथ में रह के मेरे को हर चीज में ऐसे ऐसे कर रहे हो तो क्या कहाँ जाएगी वो लेडी। अच्छा, उसका हस्बैंड उसका ज्यादा फेवर कर देगा, हस्बैंड से भी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। मतलब ये इस तरह की बहुत है। तो ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये बिहेवियरल इश्यू। इसमें देखिए, जो हमारे रेस्पोंडेंट्स है, जो मेल है, उनको भी बहुत समझदार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो वो भी तो परेशान रहेंगे भाई, वो लेडी आई है उसके घर में रहने के लिए, उसका घर बसाने के लिए, तो अब सोचो उसको अपने घर वाले क्या फीड कर रहे हैं, वो कुछ और कर रही है, वो क्या करेगा, उसकी भी तो मेंटल स्टेट तो सोचो, उसका वो कहाँ मेंटली वो भी परेशान होगा, है ना। तो अब उसका वही है, लोग कहते हैं बैलेंस करो, बैलेंस क्रिएट करो, तो ठीक है, बैलेंस दोनों तरफ से होगा ना, ये समझाना बुझाना ये। लेकिन पढ़े लिखो में वालों में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो मैं भी देख रही हूँ, और बहुत ऐसे पढ़े लिखे में बहुत अजीब अजीब तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस कलर का ये कपड़ा मत पहनो, तुम डार्क कॉम्प्लेक्शन है तुम्हारा तो तुम व्हाइट मत पहनो, या ये मतलब ये भी है बहुत सारा, या पर्टिकुलर इस बॉडी शेमिंग भी तो बहुत, मोटी हो तो ऐसे मत पहनो, जीन्स मत पहनो, वो मत पहनो। और उस एक ही घर में उनकी अपनी बेटी पहनेगी, बहू पहनेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटी है, उसको अगर बहू का तबीयत खराब है, अगर उसने बोल दिया कि आप किचन की तरफ, वो उस घर में काम करने के लिए नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा है ये, अभी भी है ये जो हमारे यहाँ जो है ना पैट्रियार्की, only rooted to the culture of our society. अभी इसको टाइम लगेगा, लेकिन further with a very slow pace, but yes, हम लोग पॉजिटिव। अब पहले देखो, पहले कितनी लड़कियों को पढ़ाया जाता था, आप सोचो। हम लोगों के समय में तो मुझे लगता है कि बहुत कम लड़कियां स्कूल में आती थी, और हमारे मदर फादर को भी सुनाया गया था, बाप रे लड़कियों को बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, राइट। तो वो चीज तो है मैम, अभी भी है, अभी इसमें कम हुआ है, लेकिन अब वही देखो वुमेन की ये और बहुत स्लो हो रही। जैसे मैं पॉश पे बहुत काम करती हूँ, तो मैं पॉश के लिए बताती हूँ। पॉश जो है कब आया, 1992 में भंवरी देवी कांड हुआ था, राइट। 1992 में फिर केस हुआ, फिर भंवरी देवी का जो मैटर हुआ, तो 94 में वर्डिक्ट आया, उसमें वो हार गए थे। तो फिर 94 से फिर हाई कोर्ट में गया, तो वहां से डिसीजन आकर के 94 में हार गए थे शायद, वहां से पहले तो ट्रायल कोर्ट में केस चला, उसके बाद 94 में वर्डिक्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर, तो 97 में आया विशाखा गाइडलाइंस। अब देखो 92 से लेकर के 97 ऐसे ही निकल गया केस में, और 97 में गाइडलाइंस आई कि वर्क प्लेस पे क्या क्या सेफ्टी सिक्योरिटी, क्या क्या मेजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे। वो सारे गाइडलाइंस नहीं फॉलो अप हो रही थी ढंग से, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2013 में आया एक्ट। आप देखो कितने साल लग गए, 2013 में एक्ट आया और अभी 2025 हो रहा है, स्टिल वी आर conducting programs to create awareness and we are just imparting trainings and अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गाइडलाइंस, वर्क प्लेसेस पे इतने केसेस हो रहे हैं, आप लोग प्लीज ये सारे गाइडलाइंस फॉलो करो। अभी भी मतलब हो तो रहा है काम, लेकिन क्या देख रहे हो कितना स्लोली, एकदम बिल्कुल स्लो
पेस से हो रहा है काम। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है, बढ़ते रहना है, ठीक है ना। जितना ज्यादा नेगेटिविटी की बात करेंगे ना, यू हैव टू फिल योर ओन बकेट। अब तुम्हारी जिस चीज से फिल करोगे वही ओवरफ्लो होगा। तो व्हाई नॉट वी शुड लिव विद पॉजिटिविटी कि हाँ हम बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब इतने सारे केसेस आ गए, हाँ बहुत सारे गलत केसेस जिसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट केसेस भी फाइल कर देती हैं, उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ऐसा मैं यही अपील करूंगी कि ऐसे जानबूझ करके कुछ बदले की भावना से ना किया जाए। अगर आप सच में आप विक्टिम हो रहे हैं तो आपके पास है रेमेडी। ये एक बहुत नॉलेज, ये एक बहुत बड़ा वेपन दिया गया है आपको, तो आप इसका मिसयूज ना करें। बस मैं यही संदेश देना चाहूंगी। और अगर आपको सच में आप टॉर्चर हो रही हैं, आपको नहीं रहने दिया जा रहा है, आप अंडर सेक्शन 17 जो है हमारे, उसकी रूल की उसकी वायलेशन हो रही है, तो आप जाइए अंडर सेक्शन 12 कंप्लेंट फाइल करिए इन प्रॉपर फॉर्म, दैट इज फॉर्म 2 में, और आप आगे भी रेमेडी जो है वो अवेलेबल होगी आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं वंदना जी से और डॉक्टर आकांक्षा जी से पूछना चाहूंगी, अगर वो कुछ पूछना चाहें तो सुनीता मैम से पूछ सकती हैं। यस प्लीज। आप अनम्यूट कर ले मैम अगर कुछ बोलना चाहें, कि यू बोथ ऑफ यू आर म्यूटेड। प्रियंका जी, गिव मी 2 minutes, आई एम बस रीचिंग होम। वंदना जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? सुनीता मैम, आज ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैम हमारे साथ हैं। सुन रही थी, बड़ी अच्छी बातें आप बता रही थी, और आप जो बता रही थी वो मोस्टली घरों में हो रहा था। मुझे तो वो पिक्चर्स याद आ रही थी जो आप कह रही थी कि हाँ कॉम्प्लेक्स होता है, यही काम करेगी। बाहर से अगर थक के आते हैं हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड बैठ जाता है, वाइफ ही जट जाती है काम करने में, उन्हीं को पानी उठ के देना होता है। तो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी आप, मुझे सुन रही थी। उसे कुछ पूछना तो नहीं है नहीं, लेकिन हमें शुरुआत करना है, इसको चेंज करना है मैम, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो हमारी मदर्स कर रही थी, जो आज तक जो हमारे जेंट्स जितने उनकी मदर्स कर रही थी, बिकॉज दे वेर नॉट वर्किंग, यू नो। अब जो बच्चे आएंगे, अब इतना ज्यादा महंगाई है, एक जने के काम करने से घर नहीं चलने वाला है। दे बोथ विल हैव टू वर्क टुगेदर, तो दे विल हैव टू शेयर द लोड, यू नो। तो आपको, एंड आई थिंक, मेरा ये बहुत पर्सनली, मैं बहुत ही इसकी बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि कुकिंग एंड क्लीनिंग शुड नॉट बी जेंडर इश्यू। जेंडर हैज नथिंग टू डू विथ इट, क्योंकि जो मेल है उसको भी कुकिंग आनी चाहिए, उसको भी हाइजीन का ध्यान रखने का जरूरत होता है। एंड दिस इज नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फीमेल, यू नो। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है जो हमारे जो बच्चे हैं उनको इसी तरह से हमें ग्रूम करना पड़ेगा, और ग्रूम करना चाहिए भी। और मुझे लगता है अभी जो जैसे मेरे ब्रदर वगैरह हैं, ये लोग तो पहले जो हमारे हस्बैंड या हमारे भैया लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े जो है अभी, वो लोग अगर बच्चे का डायपर गोद लेके खिला के घुमा देंगे वो बहुत अच्छी बात है। अगर डायपर चेंज करेंगे तो वो बहुत बड़ा एक इशू बन जाता था। ये आ गया है। और अभी मैटरनिटी लीव जो है वो में आ गया है कि मेल को भी मिलती है, तो हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो अभी डायपर चेंज करना नॉर्मल लेने लग गए हैं लोग। अब आगे भी तो अब हमें तो खुश होना चाहिए। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट ऑल दिस स्मॉल जो हमारी जो विक्ट्रीज होती है ना उसको, क्योंकि हम सच में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जनरेशंस लगेगा, मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि एक दो जनरेशन तो लगेगा ही, क्योंकि ये माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। तो अब है कि बच्चे खुद से कुछ बना लिया। मैगी से शुरुआत हुई थी कि 2 मिनट का कुकिंग टाइम या जो भी, तो लोग बना लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो हमें अपने बच्चों, जैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे, वो अपनी वाइफ्स के साथ ऐसा ना करें, फिर उनके बच्चे होंगे तो एक पैटर्न सेट हो जाएगा। नहीं तो ये हमें नहीं करना। अभी भी जैसे आपने देखा होगा, पता नहीं, बहुत सारी सास अभी भी जो हम लोगों के जनरेशन की है, वो लोग तो अच्छा वो क्यों करेगा, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। वो हमें कि नहीं, वो भी करेगी, दोनों को करना है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों इक्वल हो। आप घर से नहीं शुरू करोगे तो कहाँ शुरू करोगे? घर से पहले इक्वालिटी शुरू करो,
तब तो आप वर्क प्लेस पे जाओगे या बाहर कहीं बात कर पाओगे। तो ये मुझे लगता है हम महिलाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये बच्चों का। हाँ, बेटियों को सिर्फ ये नहीं सिखाना है, जो मैं पर्सनली सोचती हूँ, बेटियों को सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि तुम्हारा काम सिर्फ कुकिंग का है, ये नहीं, तुम्हें बाहर का भी है और तुमको टोकने बोलने भी आना चाहिए कि तुम भी करो, तुम भी इस घर में रहते हो, तुमको भी करना है, सिर्फ मेरे पे बर्डन नहीं। क्योंकि अगर मान लो तबीयत ही खराब हो जाए तो कम से कम बंदा भूखा तो नहीं रहेगा, घर में सारे लोग भूखे तो नहीं रहेंगे, खा तो लेंगे। तो इसलिए कुकिंग एंड क्लीनिंग हर किसी को आना चाहिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। आकांक्षा, मेरा एक मैम ये क्वेश्चन है, जैसे अभी आप इक्वालिटी की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली कुछ जैसे स्पेशल नीड्स किड्स होते हैं ना मैम, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या होता है ना, पेरेंट्स, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेरेंट्स को पता चलता है, अवेयरनेस आती है, तो उनका खुद का एक्सेप्टेंस नहीं होता। अगर पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व भी होते हैं, एक्सेप्टेंस भी लाते हैं, तो जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं घर में, ज्वाइंट फैमिली अगर उनकी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस सिचुएशन में। मतलब अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिसमैच होती है। फिर प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे जीन्स खराब थे, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मदर के शोल्डर पे वो लोग डाल देते हैं। तो एक्चुअली मेरा खुद का बेटा भी स्पेशल नीड है, खैर माइल्ड है उसका, तो अब वो बहुत इम्प्रूव भी कर रहा है, हम लोग उसकी थेरेपीज वगैरह भी ले रहे हैं, तो काफी इम्प्रूवमेंट है उसमें। बट जैसे मैं जाती हूँ ना और थेरेपी सेंटर्स पे, तो वहाँ जो पेरेंट्स हैं वेल एजुकेटेड वुमेन्स हैं, लेकिन उनका जो मेंटल स्टेटस है उसको इतना फैमिली वाले मेंबर्स ने डाउन कर दिया है कि वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, और जब वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है तो वो अपने बच्चे के साथ वर्क भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि थेरेपिस्ट होम प्लान्स असाइन करते हैं, तो हम लोग को अपने बच्चों को वो फॉलो अप देना पड़ता है फुल वीक। बट क्या हो रहा है, मतलब मुझे ना उन लेडीज को लेके इतना, मुझे खुद इतना लग रहा था कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट इनके जो सराउंडिंग्स के फैमिली मेंबर्स हैं उनका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, और ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि नहीं यार, बच्चे को प्रॉब्लम है, इक्वली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके साथ वर्क करे। तो इसके लिए मतलब मैम, एक तो सबका माइंड स्टेटस अच्छा करना चाहिए, दूसरा आप जैसे लॉ से रिलेटेड है, तो कुछ है इस तरीके के लॉ, अगर कोई लेडी एक्शन लेना चाहती है तो वो कैसे प्रोसीड करेगी? मेरे को तो इसका सच में नहीं है। मुझे लग रहा है लास्ट टाइम भी सीमा मैडम से बात हुई थी, तो शायद इस तरह का कुछ उठा था, कुछ किसी ने पूछा था क्वेश्चन, तो मैं तो इसके बारे में सॉरी, मेरे को तो देखना पड़ेगा। हमारा एक है मेंटल हेल्थ करके एक एक्ट आता है, नहीं है, फिर कभी देख के हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में। बट जो आप बात कर रही थी ना, तो मैं बस अभी जैसे आप कह रहे थे कि मेंटली बहुत परेशान होती है, तो मैं ऐसे सभी महिलाओं के लिए यही बोलूंगी कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, अपने आपको आप मतलब परेशान नहीं कर सकते, आपको ये राइट नहीं है इन अ वे, अगर हम फॉर्म कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिसअपॉइंटेड, यू नो। अगर आप ही डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप ही डिस्करेज्ड हो जाओगे, तो फिर आप बिल्कुल भी आप देखो ना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी के घर में किसी के बच्चे को, किसी का हेल्दी बच्चा भी अगर बीमार हो जाता है, तो पूरी मेंटली कितनी परेशान हो जाती है महिलाएं कि भाई अब क्या करें, सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, इसको नॉर्मलाइज सोचना पड़ेगा कि ये तो बीमार है, बच्चा बीमार है, तो आपको अपने आप को जितनी भी लेडी से मिलती हो, आप उसको बस मोटिवेट करो ताकि वो बूस्टअप रहे, जितना हो सके हंसे, खुश रहे। तो अब जब वो खुश रहेंगे ना, तो तभी वो सारा चीज टैकल कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे पहले तो आप किसी का माइंडसेट चेंज करने जाना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। यू कैन नॉट डू दैट। अगर आप किसी का माइंडसेट चेंज कर रहे हो, वो उसके लिए तो मतलब दीवार में सर फोड़ने जैसी बात है। वो आपको पता भी नहीं है, दैट इज कि वो अनिश्चित जैसी बात है। वो तो कुछ मतलब आप क्या करने जा रहे हो आपको नहीं पता ना, वो होगा नहीं। लेकिन जो आप खुद तो अपने आप के लिए कर सकते हो ना, अपने आप को आप स्ट्रांग रख सकते हो। पहले देखो कि अब क्या हो सकता है, दुनिया को हम या तो सुधारने चले, अगर कांटे बिछे हुए हैं पूरी दुनिया में,
या तो मैं सारा कांटा चुन के फेंक दूं या शूज पहन लूं टू प्रोटेक्ट। तो यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। को समझाने की कोशिश करो, समझता है तो ठीक है, नहीं तो हम कर रहे हैं, हम ठीक रहेंगे तो हम कर लेंगे काम। बस ये लगता है। लॉ की जहां तक बात है, मैं एक बार मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है ना, वो एक बार देख करके मैं या तो प्रियंका मैडम को या आप मेरा नंबर लेना ना, कुछ आप चाहते हैं तो ऐसा राइट्स या कुछ वैसा है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ऐसा अभी या मुझे हम ध्यान- इस पे दोबारा से कभी और मीटिंग भी रख पाए, अगर तो हो पाए तो रख लेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। स्पेशली इस टॉपिक पे, क्योंकि जरूरी है लोगों की मानसिकता में ही जैसे गड़बड़ है। फैमिली उनको अपना घर का एटमॉस्फेयर हेल्दी रखना चाहिए। हाँ भाई, यही मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तो मैम एनी केस घर का एनवायरनमेंट आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, जजमेंटल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि सामने वाला अरे वो मुझे जज कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसे। अब जैसे एग्जाम के समय बच्चे कैसे इतनी नजर चुराते हैं मम्मी लोगों से, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो अगर वो पढ़ लेंगे ढंग से तब तो उनको डर नहीं रहेगा ना कि हाँ हम काम अपना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल ऐसा भी एनवायरनमेंट होता है ना कि अगर मैं ये पहन लूं तो वो क्या सोचेगा, मैं ये कर लूं तो वो क्या सोचेगा, मैं ये खा लूं तो वो क्या सोचेगा। ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, और कुछ क्वेश्चन पूछना है डोमेस्टिक वायलेंस वाले इस पे? आई मैं होप ये सोच आपने रही हूँ कि हम ये तो आज तो हमने वुमेन्स राइट टू डिसाइड पे डिस्कस किया है। मेरे जैसे कि आपने मुझे अभी हमें बताया, मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे रेगुलर कुछ इंटरवल टाइम के बाद मतलब हमें करते रहना चाहिए कुछ ऐसी मीटिंग्स। मतलब लाइक डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी इश्यूज हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस इटसेल्फ ही मैं बताऊं, इसमें 30 सेक्शंस हैं। इसमें तो जैसे आज हम लोगों ने इस राइट पे बात कर लिया, कभी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पे कर सकते हैं कि अगर आप जैसे 10-15 मिनट का टॉक हुआ ना कि जैसे अगर आप फाइल कर देते हो तो क्या क्या ऑर्डर्स आपको मिल सकती है मजिस्ट्रेट से, क्या क्या ऑर्डर्स आप बोल सकते, क्या क्या वो दे सकते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, उसके अलावा रेसिडेंस ऑर्डर होता है, उसके अलावा और क्या होता है, मॉनिटरी रिलीफ्स होता है, इस तरह के हैं कुछ क्या क्या दे सकते हैं। कस्टडी ऑर्डर्स होते हैं, कंपनसेशन ऑर्डर्स होते हैं, पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, ये सारी चीजें। तो इसको आपने एक बोला था तो मैंने उसी हिसाब से ही इनको मैं सारिका से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो आज की मीटिंग कंक्लूड करें। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सुनीता मैम। आज मतलब ये जो हम लोग को आपने नॉलेज दिया और पर्टिकुलर जो सेक्शन 18 और 17 और सेक्शन 12 के बारे में बताया, इवन आपने जो एनजीओ का एक इसमें रोल भी बताया कि कैसे हम कर सकते हैं इस तरह की महिलाओं के साथ में। क्योंकि हमारा जो है, आपको पता है कि पावर द्वितीय फाउंडेशन अक्सर उन महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहती हैं जो ऐसी सब परेशानियों से जूझ रही हैं। तो हमारे पास भी ऐसी कुछ महिलाएं आती हैं, तो आज हमें एक गाइडलाइन मिल गया है आपके थ्रू कि हम उनको कैसे उनकी कंप्लेन करवा सकते हैं या हम उनका कैसे साथ दे सकते हैं। तो थैंक यू मैम। और यहाँ जितने भी क्वेश्चंस रहे, आई होप कि ये सेशन सभी लोग को पसंद आया होगा और मे बी जो ये वीडियो देखेगा उसको कुछ ना कुछ गेन होगा, इवन अपने राइट्स तो पता ही चलेंगे। तो थैंक यू मैम, और आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया यहाँ पर आके, और हम सभी को एक आगे भी मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसे सेशन आगे भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडेंट टू डॉक्टर आकांक्षा, वंदना एंड अंजना। सभी लोगों को मैं यहाँ पर जो जितने लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी लोग जैसे यहाँ पर मैम ने बताया, ये हमें एक दूसरे को बताना भी है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक इस लॉ या इस राइट्स का कैसे होगा, ये राइट्स हमारे पास ही रह जाएंगी। तो हमें एक दूसरे से कन्वे भी करना है, और इवन किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे वो एनजीओ से संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बस एक लाइन ये बोलना चाहूंगी, आज युवा दिवस है और विवेकानंद जयंती पे बस उनका ही एक कोट है
कि विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। एक पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है। तो ये बहुत ही सही लगता है। मैं विवेकानंद जी की इन बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। Thanks, ma'am. थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। अपनी टीम की तरफ से फिर से एक बार आपको थैंक यू करना चाहूंगी। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही इनवैल्यूएबल है और उम्मीद करती हूँ कि फिर से हम दोबारा मीटिंग करेंगे तो आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू कर पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।